ओके, एनडीए 148। तो वहाँ तुम रिटेन मतलब नहीं क्लियर कर पाए, तो रिटेन में मतलब क्या वो कुछ मार्जिनल मार्क्स था या फिर कोई बड़ा मार्जिन था? बड़ा मार्जिन नहीं था कुछ खास, मतलब टोटल नंबर अगर देखें तो मेरा 376 था, तो उस हिसाब से मेरा कट ऑफ क्लियर था। लेकिन मैथ में चाहिए 75 मिनिमम, और मेरा 62 था उसमें मैथ में, तो मैथ का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था। बाकी जीएटी और मैथ का टोटल मेरा कट ऑफ से ज़्यादा था, तो उस वजह से नहीं हो पाया मेरा एनडीए 148। आई हैव इम्प्रूव समथिंग इन कम्युनिकेशन स्किल, बट उतना अच्छा इम्प्रूव कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था। उतना हो पाया था कि नरेशन टाइम पे कर लूँ, जीडी में पार्टिसिपेट कर लूँ। और सबसे ज़्यादा लैक ऑफ था जो मेरा था नॉलेज में था, क्योंकि उस समय तक मेरा ना करंट अफेयर्स उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाया था। तो जो जीडी में था, इवन जीडी में मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, क्योंकि नॉलेज ही नहीं था उतना खास। तो ये मेरे ही वजह थी कि मेरी कारण थी कि मैं अच्छा से नहीं कर पाया, मेरे को उतना ज़्यादा मालूम भी नहीं हो पाया था उस समय तक। लेकिन चले, स्क्रीनिंग हो गया उसके बाद अच्छी खुशी थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस नहीं जा पाया, उसमें थोड़ा दुख था। बट तो ये जो बैरियर है ना, ये मतलब मेरे को लगता है प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगा, जो ऐप है उससे। और खासतौर पे अगर आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप के हैं या मीडियम स्टूडेंट हैं, तो आप सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जब हम लोग रिटर्न की तैयारी कर रहे थे, तो जो अर्पित सर है उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि सेल्फी कैमरा का वीडियो बना के और वहाँ पे प्रैक्टिस करो। उसमें सच में बहुत इंप्रूवमेंट किया। मैं बहुत सारा नरेशन अपने मोबाइल में रखा हूँ, लगभग 100-150, उसमें मेरा खुद सेल्फी कैमरा का नरेशन है। मैं अपने टाइम देखता था कि मेरा इतना का हो रहा है, इतना का। तो ये सब मतलब बैरियर तो रहेगी, लेकिन आपके ऊपर है कि मतलब उसे कम करना। भाई इसके बारे में मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ, आपका मेरे को बहुत मदद किया, क्योंकि आपका में एक वो इन्वायरमेंट है जो हर एक एसएसबी स्टूडेंट को चाहिए। मैं किसी को ये मतलब नहीं सजेस्ट करूंगा कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो नहीं जाए, लेकिन अगर वो कर सकता है तो एक बार घूम के आए, अच्छा सा एफर्ट से मतलब इन्वायरमेंट मिल जाता है अच्छा खासा, जिससे आपको मालूम चल जाता है कि अंदर क्या होने वाला है एक बार। क्योंकि आप पहली बार सीधे एसएसबी में जाके वो एक्सपीरियंस लेते हैं ना, जो मैं TS47 में लिया। So, welcome to our platform, Ankit. And first of all, I would like to congratulate you that you got selected for NDA 150. And not only selected, you got All India rank 270. And I think it was your third attempt when you made it through the all the hardcore, like the kind of hard work you did, you got the result. And it was like that because the kind of efforts you put in, I was closely watching you. So it's like, first of all, I would like to give a brief intro about yours, that how your journey went through. Like, first of all, you were from Bihar board. It's like a Hindi medium, and then you worked upon your communication skill. Then you like appeared for the NDA written examination. In your first attempt, you couldn't clear it, but in the second attempt, you went for the TES where you got a screen out. But in the third attempt, you made it in the NDA written, but unfortunately, you got conference out. And in the last attempt, you sell through all the hardcore, like the kind of, like I can't express my feelings in my words, because the way you sell through all the obstacles in your journey, it was commendable. So I would like to invite you, like, first of all, give a short intro to our audience, that who are you and what kind of struggles you faced in your journey, है ना? So yeah, Pele, thanks a lot, and thanks to you to invite me like to your platform and give me such platform. And what about like talking about my introduction? My name is Ankit Kumar, and I am from Bihar, Muzaffarpur district. I got recommendation from 32 SSB Jalandhar board on 5 February. So अगर इंट्रोडक्शन में यही है खास तौर पे, बाकी अगर आप पे कुछ है। Okay, so it was your third attempt, right? यस, फर्स्ट अटेम्प्ट तो एनडीए 148। ओके, एनडीए 148। तो वहाँ तुम रिटर्न मतलब नहीं क्लियर कर पाए, तो रिटर्न में मतलब क्या वो कुछ मार्जिनल मार्क्स था या फिर कोई बड़ा मार्जिन था?
बड़ा मार्जिन नहीं था कुछ खास, मतलब टोटल नंबर अगर देखें तो मेरा 376 था, तो उस हिसाब से मेरा कट ऑफ क्लियर था। लेकिन मैथ में चाहिए 75 मिनिमम, और मेरा 62 था उसमें मैथ में, तो मैथ का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था। बाकी जीएटी और मैथ का टोटल मेरा कट ऑफ से ज़्यादा था, तो उस वजह से नहीं हो पाया मेरा एनडीए 148। Okay, so you applied for TES and you got the TES entry call and there you got a screen out. So जब तुम स्क्रीन आउट हुए, हाँ, तो जब इलाहाबाद से तुम स्क्रीन आउट हुए तो उस टाइम तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, और ये बताना कि उस टाइम पे तुमने क्या क्या प्रिपरेशन कर रखा था उस टाइम पे स्पेशली। भैया उस समय तक तो कुछ खास प्रिपरेशन नहीं रहा, सच बोले तो, क्योंकि उस समय तक मेरे को एसएसबी के बारे में पूरा जानकारी भी नहीं था। मैं एकदम न्यूली कमर था इस एंट्री में आने के लिए। तो मैंने एक कोर्स ले रखा था बीओएसी, तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मालूम चल गया था कि एसएसबी क्या होता है और कैसे किया जाता है, लेकिन उतना कुछ अंदर का मालूम नहीं था। और उस समय तक मैं जस्ट बोर्ड ही पास किया था, तो पूरा हिंदी मीडियम से था, तो इंग्लिश मेरा उतना अच्छा नहीं था। तो मेरे को लगा कि मेरा नरेशन के अंदर गया, और नरेशन के बाद मैं थोड़ा सा अच्छा से कम्युनिकेट नहीं कर पाया जीडी में। और ऐसे भी टीएस एंट्री टेक्निकल एंट्री रेशियो बहुत कम होता है, तो उम्मीद था कि मैं आउट करने वाला, और वो हो ही गया। Okay, so you went in your first attempt without any hardcore preparation. So, like in the second attempt, you prepared for the NDA written again and you sailed through the whole procedure again, like for the written examination. So, after clearing the written examination, at that time, what was your approach in the second attempt when you went for the SSB? And in that attempt, you got conference job. It means you worked upon your screening procedure. लाइक आई हैव इम्प्रूव्ड समथिंग इन कम्युनिकेशन स्किल, बट उतना अच्छा इम्प्रूव कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था। उतना हो पाया था कि नरेशन टाइम पे कर लूँ, जीडी में पार्टिसिपेट कर लूँ। और सबसे ज़्यादा लैक ऑफ था जो मेरा था नॉलेज में था, क्योंकि उस समय तक मेरा ना करंट अफेयर्स उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाया था। तो जो जीडी में था, मेन जीडी में मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, क्योंकि नॉलेज ही नहीं था उतना खास। तो ये मेरी ही वजह थी, कि मेरी कारण थी कि मैं अच्छा से नहीं कर पाया। मेरे को उतना ज़्यादा मालूम भी नहीं हो पाया था उस समय तक। लेकिन चले, स्क्रीनिंग हो गया उसके बाद अच्छी खुशी थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस तक नहीं जा पाया, उसमें थोड़ा सा दुख था। पर हो गया थोड़ा सा जीटीओ में, और साइक में थोड़ा सा दिक्कत हुआ वहाँ पे, क्योंकि साइक का स्टोरी में कंप्लीट नहीं कर पाया था 2-3, तो लगा कि मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें, राइटिंग का भी प्रॉब्लम था थोड़ा। तो साइट टेस्ट में तुमने फिगर आउट करा, और ये जीटीओ का और इंटरव्यू का कुछ बताना सेकंड अटेम्प्ट में जब तुम गए थे, तो उस टाइम कोई ऐसा मिस्टेक जो तुमने बाद में इंट्रोस्पेक्ट करा कि यार यहाँ पे मैं लैग करा, और तुमने कम्युनिकेशन को भी लेके मेंशन करा कि उतना अच्छा नहीं था। और आई कैन सी कि यार एज यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, so it's like a challenge for anyone to just overcome this pressure that I am from Hindi medium and I can't speak in English. So it's not like a pressure, but I would say ki it's something like it's a barrier for every one of us who are from who is from Hindi medium. So like first of all, I would like to talk about the barrier. That what do you think about this barrier? Like, would you like to suggest anything to the aspirants who are from Hindi medium and they can't able to convey their points to the someone who are listening or who wants to speak? So what would you like to suggest to those aspirants, Ankit? लाइक लास्ट 1 ईयर में मैं भी उतना ही था जितना अभी कोई एस्पेरेंट्स होगा इंग्लिश कम्युनिकेशन को लेकर। मेरा अभी भी उतना इंग्लिश कम्युनिकेशन पे पकड़ अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया था ना, थोड़ा सा मैं प्रिपरेशन के लिए ना, जो स्टॉक ऐप आता है और उसका एक सब्सक्रिप्शन है जोश इसकी, तो मैंने लास्ट सितंबर में उसका सब्सक्रिप्शन लिया था। वो बहुत हेल्प किया मेरे को। उसमें ग्रामर का रिकॉर्डिंग था, और जैसे हम लोग अपने दोस्त से बात करते हैं तो वहाँ पे कॉल प्रैक्टिस पार्टनर किसी को भी कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे अगर कॉल प्रैक्टिस पार्टनर पे टीपे हम तो किसी पे कॉल लग जाता है, वहाँ पे आपके जैसा बहुत सारे स्पेंट्स मिलेंगे जिसको इंग्लिश कम्युनिकेशन सुधारनी होती है। तो वहाँ पे 1-to-1 आप बात करते हैं। मैं किसी किसी से मतलब 1.5 घंटे 2-2 घंटे बात करता था, इतना बात चलती थी हम लोगों पे, और इंग्लिश में होती थी, तो वो बहुत इंप्रूव हुआ वहाँ पे। और ग्रामर में जितना प्रॉब्लम था वहाँ से रिकॉर्डिंग मिल जाती थी, वो इम्प्रूवमेंट किया। फिर थोड़ा सा मतलब और हेल्प मिलते गया तो मालूम चला कि बुक भी पढ़ने से होता है। तो एक तो बुक मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एक हॉबी के तौर पे, और एक इंग्लिश कम्युनिकेशन भी सुधारने के तौर पे। तो अच्छी खासी मैंने बुक भी पढ़ ली, फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ना अच्छा खासा स्टार्ट किया। तो लगभग धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा, टू द पॉइंट ये होने लगा कि मतलब मैं इंग्लिश समझ लेता था क्या बोल रहा है सामने वाला, लेकिन बोलने में दिक्कत होती थी, मैं नहीं उसे एक्सप्रेस कर पाता था। तो वो दूर किया जोश स्किल है, और जो स्टॉक का जो ऐप है उससे बहुत इंप्रूवमेंट किया। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा मतलब एक्सप्रेस भी करने लगा अपने आप को सामने वाले को। तो ये जो बैरियर है ना, ये मतलब मेरे को लगता है प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगा।
जो ऐप है उससे। और ख़ास तौर पे अगर आप थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट टाइप के हैं या मीडियम स्टूडेंट हैं, तो आप सेल्फ़ी कैमरा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जब हम लोग रिटेन की तैयारी कर रहे थे, तो जो अर्पित सर हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि सेल्फ़ी कैमरा का वीडियो बना के और वहाँ पे प्रैक्टिस करो। उसने सच में बहुत इम्प्रूवमेंट किया। मैं बहुत सारा नैरेशन अभी अपने मोबाइल में रखा हूँ, लगभग 100 डेढ़ 100, उसमें मेरा खुद सेल्फ़ी कैमरा का नैरेशन है। मैं अपने टाइम देखता था कि मेरा इतना का हो रहा है, इतना का। तो ये सब मतलब बैरियर तो रहेगी, लेकिन आपके ऊपर है कि मतलब उसे कम करना है पूरा। बाकी तो इंग्लिश कम्युनिकेशन हिंदी वालों के लिए सच्ची में बैरियर है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन यार 100 150 कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कि यार इतना प्रैक्टिस करा हर दिन, मतलब हर दिन में कि हर एक दिन दिन नहीं, में मतलब कितने कर डालते थे? एक शाम को पीपीटीटी और एक मॉर्निंग में पीपीटीटी, और फिर एक शाम को लेक्चरेट, फिर एक मॉर्निंग में लेक्चर, तो एक दिन में 4 होता था। और पिछले 6 महीने से मतलब मैं कर रहा हूँ। मैं वो अच्छा। करता था, तो तो 100 150 नहीं, लमसम 80 90 तो होंगे ही आराम से, 100 प्लस लमसम। तो मतलब इस बीच में ना मैं एक चीज भूल गया, और वो ये था कि तुम आफा भी गए थे, ठीक है? और जब तुम आफा गए तो वहां के बारे में पहले बताओ कि वहां से तुमने क्या सीखा, और तुमने अपने अटेम्प्ट्स में कैसे इसको यूटिलाइज करा, और तुम उन लोगों को क्या बोलोगे जो सिर्फ कोचिंग के लिए भागते हैं कि यार इफ आई विल टेक द कोचिंग आई थिंक आई कैन मेड इट थ्रू द होल प्रोसीजर। तो इट्स नॉट लाइक कि यार कोचिंग ले लिया तो हो गया। मतलब ऐसे लोगों के बारे में बताओ, और सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस को बताओ कि कोचिंग में कैसा था माहौल, वहाँ के चीज़ों के बारे में बताओ, ताकि लोग भी जान सके कि वहाँ से कैसे तुम्हें हेल्प मिला। और जो एस्पिरेंट्स जो कि चाहता है कि यार एसएसबी के लिए कोचिंग लेना चाहिए या नहीं, तो उसके बारे में भी बताओ। इसके बारे में मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ, आपका मेरे को बहुत मदद किया। क्योंकि आपा में एक वो इन्वायरमेंट है जो हर एक एसएसबी स्टूडेंट को चाहिए। मैं किसी को ये मतलब नहीं सजेस्ट करूंगा कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो नहीं जाए, लेकिन अगर वो कर सकता है तो एक बार घूम के आए। अच्छा सा एफर्ट से मतलब इन्वायरमेंट मिल जाता है अच्छा खासा, जिससे आपको मालूम चल जाता है कि अंदर क्या होने वाला है एक बार। क्योंकि आप पहली बार सीधे एसएसबी में जाके वो एक्सपीरियंस लेते हैं ना, जो मैं TS47 में लिया, तो आप शौक हो जाते हैं, पूरे शौक हो जाते हैं कि ये को क्या हो रहा है। लेकिन वो एक्सपीरियंस अगर आप पहले किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी ले रहे हैं, तो वो अच्छा हो जाता है कि मालूम चल जाता है कि जीडी में बहस होने ही वाला है। चाहे कितना भी कोई बोले शांत रहो, बहस होगा ही 100%। कोई भी बोले कि कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जीडी में कोऑपरेट नहीं होगा, बहस होगा ही। तो वो हमको मालूम चल जाता है कोचिंग ग्राउंड में, और आपा में मेरे को ये मालूम चल गया था। नटराज सर भी यही बोले थे कि तुम चाहे कितना भी शांत करा लो, बॉस होगा ही, फिश मार्केट बनेगा ही, लेकिन तुमको अपना यूनिक स्टाइल से तुमको थोड़ा सा अपना पॉइंट डालना है और वो करना है। तो आपका मेरे को तो पर्सनली सॉरी बहुत मदद किया, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को इन्वायरमेंट मिल गया अच्छा खासा। और जो इस स्क्रीनिंग के बाद का प्रोसेस है, उस पर मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो वो धीरे धीरे मेरे को बहुत मालूम चल गया कि लेक्चरेट का कैसे प्रिपरेशन करना है, जीटीओ में क्या करना है, ये सब क्या करना है। तो मेरे को आपका बेनिफिट किया। और अगर मेरे को लगता है अगर कोई बंदा यूट्यूब से ये सब जान सकता है, तो उसे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो चाहता है कि एक अच्छा सा मतलब इन्वायरमेंट में भी थोड़ा सा आके घूम के चला रह जाए, तो आपका उसके लिए अच्छा अच्छा सोच लगा। सो अंकित, लाइक कि तुमने वहां से कोचिंग लिया और तुम एनडीए 149 के लिए गए, फिर उसके बाद की जर्नी तुम ही बताओ कि कैसा रहा। और ये भी बताना कि जैसा तुमने बताया कि साइक में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इंटरव्यू में भी तुमने बलंडर करा था एनडीए 149 में, वो बलंडर के बारे में बताना कि तुमने क्या क्या किया था, अगर कुछ याद हो, ठीक है? और जीटीओ के बारे में बताना कि तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था वहां पे जब तुम कोचिंग मतलब compete करके गए थे। और फिर उसके बाद में फिर कॉन्फ्रेंस तो ऐसा हुआ होगा कि मतलब एग्जैक्टली कह सकते हो कि तुम कहीं ना कहीं वो आइडिया हो जाता है अगर एक एस्पिरेंट जो कि वहाँ पे उतना समय बिता के आता है। तो उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, ठीक है, एग्जैक्टली कि यार अब नेक्स्ट अटेम्प्ट को लेके कैसे करना है? क्योंकि उसके बाद फिर टाइम बहुत कम होता है, तुम तुरंत गए, फिर तुरंत तुम्हारा 1 2 3 महीने बाद एसएसबी होगा, अगला एसएसबी तुम्हारा ये एनडीए 150 का। तो इतने कम टाइम में तुमने अपने आप को कैसे इवॉल्व करा, अपने माइंडसेट को कैसे मोटिवेट करा? और उन एस्पिरेंट्स को तुम क्या बोलोगे जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं? तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाला तो बाद में बोलना, पहले इतना बताओ कि तुमने कैसे इन जर्नी को देखा है अपने पिछले 4 5 महीने। वे जब मैं आपा से आया था, तो मेरे आपा आने में और मेरे भोपाल जाने में एसएसबी के लिए केवल 5 से 6 दिन था। तो मेरे को लगा कि जो वहाँ से मेरे को फीडबैक मिला था ना, उसमें मैं काम नहीं कर पाया, उसमें मैं इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाया। वहाँ पे सर अशोक सर ने बोला था कि तुम्हारा साइक साइक का जो स्टोरी जा रहा है ना, वो लो लेवल जा रहा है।
अगर तुम अच्छा इसको कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम इस अटेम्प्ट में भी हो सकते हो। अगर नहीं हुए तो अगले अटेम्प्ट में तुम जरूर ट्राई करना, जरूर तुम होगे। और अशोक सर का बात बिल्कुल सच था। मेरा उस समय का जो एक तो इम्प्रूवमेंट का टाइम नहीं मिला, स्टोरी बहुत लो लेवल का होता था, और जो था मैं उसी तरह भोपाल चला गया उठ के। तो मैं तो कुछ स्टोरी कंप्लीट भी नहीं कर पाया, और मेरे को लगा कि 2-3 स्टोरी ऐसा था कि जो एक्सेप्टेबल भी नहीं था। तो साइक का तो मैंने ब्लंडर कर ही चुका था पूरा। बाकी एच तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर लिया था। वैट में भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। एस भी लगभग 42 के मैंने किया था, जो मोर देन इनफ होता है। 42 के लमसम तो सही होता है। लेकिन मेरे को लगा टैट में मैंने कर दिया था ब्लंडर, और स्टोरी 2-3 लगभग मैंने छोड़ दी थी आधा आधा इनकम्प्लीट, जो बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। तो ये सबसे मुझे मालूम चल गया था कि मेरा साइक चला गया है, वो पानी में गया, अब किसी काम का नहीं है वो। फिर उसके बाद मैं उसी दिन इंटरव्यू हो गया, शाम को लगभग 12-1 बजे के लमसम लंच के बाद मेरा इंटरव्यू हो गया। तो इंटरव्यू तो अच्छा जा रहा था, स्मूथ जा रहा था। लेकिन बीच बीच में सर जब पूछ रहे थे इंग्लिश में ना, प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट ले रहे थे, तो वो मैं इंग्लिश में उनको बता ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा इंग्लिश उससे इतना वीक था। मतलब मैं जब बोलता था ना, तो मेरे को लग रहा था कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जब इंग्लिश बोलता था उनको, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं बोल कह रहा हूँ उनको रियलिटी में। ये दिक्कत हो रही थी। फिर ब्लंडर एक तो अच्छी, क्या बोलते हैं वो, मतलब मेमोरेबल पॉइंट थी वहाँ पे, कि उन्होंने पूछा था डू यू हैव अ क्रश, तो और जी समथिंग। तो मैंने बोला था नहीं सर, कि अभी तो मतलब फिलहाल बोर्ड पास किया हूँ और जस्ट अभी थोड़ा सा इस सबके प्रिपरेशन में लग गया हूँ, तो अभी टाइम नहीं बना उन सब के लिए। तो मैं बोला कि चलो झूठ मत बोलो, करने वाले तो बोर्ड के साथ साथ ये सब करने लगते हैं। तो मैंने इस पॉइंट पे शायद उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। उनको लगा कि ये झूठ बोल रहा है, इसके पास होगा या नहीं होगा। तो वो एक लगा कि चलो सेटिस्फाई नहीं कर पाया उनको। और एक तो इंग्लिश में भी समझाना था, तो मेरा तो और वो नहीं सेटिस्फाई हो पाया इंग्लिश में। एक तो हिंदी में समझाता तो चलो भाई समझ भी जाते, इंग्लिश से कि भी ऊपर से जो नहीं है उसको समझाना है, तो और नहीं सेटिस्फाई हो पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात तुमने शेयर करा हमारे साथ। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे साथ कैंडिडली तुमसे ये सब पूछ सकते हैं, है ना? पूछ क्या सकते हैं, वो पूछते हैं। भोपाल वी में हैव खास टू तौर बी पे मेंटली पूछते हैं। प्रिपेयर्ड, है ना? और भोपाल में तो खास तौर मतलब पे हाँ, हाँ, हाँ। तो जैसा कि अभी तुमने ये सब बताया कि साइक में भी ब्लंडर हो गया, यहाँ से तुम्हें फीडबैक मिला, बट तुम उस चीज़ को पूरी तरह से कहीं न कहीं मतलब अपने मतलब प्रैक्टिस में नहीं ला पाए, और कहीं न कहीं वो उस चीज़ में तुम लैग कर गए उस पर्टिकुलर पोर्शन में। अब जब तुम वहाँ से कॉन्फ्रेंस आउट हुए, फिर तुम्हारा नेक्स्ट रिटन आया, तुम रिटन के लिए गए। पहले ये बताना कि जैसे तुमने 2 बार लगातार रिटन क्लियर करा, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जो तुम उन लोगों को बताना चाहोगे जिनके रिटन में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर किसी एक लाइक मेनली मैंने देखा है कि बच्चे मैथमेटिक्स में लैग करते हैं। तो मतलब इतना कंसिस्टेंट है तुम, तो मतलब एक ब्रीफ बताना कि तुमने इतने लगातार 2 बार कंसिस्टेंटली कैसे क्लियर करा? मैं एनडीए 149 और एनडीए 150 इसलिए क्लियर किया क्योंकि मैं एनडीए 148 अच्छा से पढ़ा था। एनडीए 148 निकला नहीं था, लेकिन मैं पढ़ा बहुत अच्छे से था एनडीए 148। सच्ची मतलब जो मैं सिलेबस एनडीए 148 में पढ़ा था ना, उसी को एनडीए 149 में रिवाइज किया, उसी को 150 में रिवाइज किया। 149 और 150 में मैं स्पेसिफिक कुछ पढ़ा नहीं, केवल मैथ पढ़ा। जीएटी तो हल्का फुल्का केवल रिवाइज किया। लेकिन मेरा ये जो 2 एग्जाम निकला ना, वो एनडीए 148 की वजह से निकला। खुद एनडीए 148 नहीं निकला, लेकिन एनडीए 148 की वजह से एनडीए 149 और 150 निकल गया। क्योंकि उसमें मैथ में रह गया, तो 149 में ये लग गया कि जीएटी में तो अच्छा नंबर आ रहा है, मैथ में बस हो जाए तो चलेगा। तो 149 में मैथ पे ज़्यादा फोकस कर दिया, और जीएटी जो था उसी को केवल रिवाइज करता था, मॉक देता था। तो 149 तो हो गया। 150 में मैं भोपाल से 16 अगस्त को कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, और 4 सितंबर को एग्ज़ाम था मेरा कोलकाता में, और 2 की ट्रेन थी जाने का। तो उतना टाइम में क्या प्रिपरेशन करता, मैथ का थोड़ा सा फॉर्मूला याद कर लिया, मैथ पे ही ज़्यादा दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि मैथ निकल जाए तो जीएटी में तो इसको हो ही जाएगा कट ऑफ निकालने के वक्त। तो जीएटी में सच्ची में हो ही गया, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया तो। और मैथ में थोड़ा सा फॉर्मूला वॉर्मूला जाते जाते अच्छे से याद करके चला गया। थोड़ा सा मॉक पेपर ये सब देख लिया, जो अर्पित सर का मॉक टेस्ट आता है वो थोड़ा 10 आता है, मैंने उसमें से 6-7 लगाए थे, तो वो बहुत बेनिफिट किया। तो मैं बोलूँगा जो मेरा 2 रिटेन अभी का निकला ना, वो लास्ट का मैं फेल हुआ उसकी वजह से निकला, उसकी सही है वजह भाई। से। ओरिजिन वही था जहाँ कुछ नहीं हुआ, जहाँ नहीं होना था वहाँ तुमने बहुत कुछ करा। सही है भाई। बहुत ये बढ़िया। बात अच्छी होती है, अगर एक बार एनडीए के अच्छे से प्रिपरेशन हो जाना, तो उसके बाद अगले आराम से निकलते जाते हैं। केवल रिवाइज करना होता है, उतना अच्छे से पढ़ना नहीं पड़ता। जितना टाइम एक अटेम्प्ट अच्छे से पढ़ लो,
चाहे वो निकले ना निकले, अगले के लिए रिवाइज कर लो, वो निकल जाता है अगला वाला। और यही हुआ को सही है भाई, काफी सही बात है कि एक बार पढ़ो फिर बार बार उसको रिवाइज करो। रिवीजन इज द की, है ना। तो लाइक अब तुम जब नेक्स्ट एसएसबी के लिए गए जिसमें तुम रिकमेंड हुए, सबसे पहले ये बताओ कि उस वक्त तुम्हारा क्या माइंडसेट था जिस टाइम तुम कॉन्फिडेंट थे, और सबसे पहले ये बताना कि उस अटेम्प्ट में जाने के लिए तुम्हारे पास टाइम कितना बचा था, ये बता पहले। उस एग्ज़ाम 16 अगस्त को तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, एग्ज़ाम दे के आया 4 सितंबर को, तो मतलब वो क्या बोलते हैं लगा के, मतलब वो आंसर की मिलाने से पता चल गया था कि निकल रहा है एग्ज़ाम, तो मेरे को लगा कि निकल रहा है एग्ज़ाम अच्छा खासा। तो उसके बाद मैं सोचा कि अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने सोचा कि सबसे बड़ा गलती क्या किया, तो मेरे को साइक में बहुत बड़ा गलती दिखा कि एक तो मैं मेरा राइटिंग स्पीड बहुत कम था, तो मैं इम्प्रूव उससे किया। और पहले मैं राइटिंग इम्प्रूव किया, उसके बाद मैं कम्युनिकेशन पे जोर दिया। सितंबर में ही रिजल्ट आ गया था, लमसम 19 सितंबर के एग्जाम रिजल्ट आ गया था NDA 150 का एग्जैक्ट। तो मैंने ना सितंबर में ही जोश इसकी का ले लिया था, वो जो मैं बोला था इंग्लिश के लिए, तो उससे मैं उस पर इम्प्रूवमेंट करते गया। और उसके बाद लास्ट में मेरे को ना दिसंबर आते आते, टाइम तो अच्छा खासा था, सितंबर से फरवरी में 1 फरवरी को था मेरा रिपोर्टिंग, तो टाइम तो बहुत था मेरे पास। तो लगा कि अगर अच्छे से करे तो हो सकता है। तो दिसंबर आते आते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होने लगा कि हो जाएगा हो जाएगा। थोड़ा सा साइक का अभी भी दिक्कत चल रहा था, स्टोरी बहुत लो लेवल पर आ रहा था, दोस्तों को पढ़ा रहा था तो वो थोड़ा सा हंसी उड़ रहे थे किस लेवल का चल रहा है। तो मैं टेलीग्राम पे ना, एक भैया है शशांक सर करके, रोड टू रिकमेंडेशन, तो एक मेरे दोस्त था, उन्होंने सजेस्ट किया कि तू इनका ले, तेरे को 1 by 1 फीडबैक देंगे और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो सच्ची में मैंने उनका लिया, और उन्होंने साइक के लिए स्पेशली बहुत मेरे पे स्पेशली काम किया उन्होंने। मैं डेली उनको 2-3 स्टोरी लिख के भेजता था, वो शाम को जब आते थे तो फिर हम लोग फेस टू फेस बैठ के और डिस्कस करते थे कि कहाँ पे क्या गलत कर रहे हैं, क्या सुधार सकते हैं। उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरे को साइक सुधारने में। और केवल TAT में नहीं, वैट में भी बहुत इंप्रूवमेंट उन्होंने किया, और SRT में SD भी उनकी मदद से अच्छा खासा हो गया था कि एक्सेप्टेबल हो। तो साइक का तो क्रेडिट उन्हीं को जाता है, साइक में उन्होंने बहुत हेल्प किया। और फिर GTO में मेरा जो है पिछले वाले अटेम्प्ट से लग गया था कि मेरा करंट अफेयर्स बिल्कुल गोल है, तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर दिया था सितंबर से ही, और नोट्स हल्का फुल्का बनाने लग गया था, थोड़ा सा एडिटोरियल ये सब, थोड़ा सा जितने भी वर्ल्ड अफेयर्स में चल रहे हैं, जितने वो चैनल है वर्ल्ड अफेयर्स में, प्रशांत धवन सर, उनको थोड़ा सा Geopolitics। हाँ जियो पॉलिटिक्स पे अंकित अवस्थी सर का है, अमित सेन गुप्ता सर का है, तो ये 3-4 चैनल मैं कंटिन्यूसली फॉलो करने लगा 3-4 महीने। तो मतलब जियो पॉलिटिक्स पे अच्छा खासा पकड़ बन गया था, स्टडी IQ से लेके ये सब। तो लगा कि मतलब ना होगा भी ना तो, मतलब मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ना होगा तो भी भगवान हनुमान जी की कृपा से चलता रहेगा, दे दूंगा। और जाने से पहले 2 इंटरव्यू भी दे दिया था शशांक सर को, तो उन्होंने बोल दिया था कि लगभग हो जाना चाहिए तेरा, तू मतलब उतना एडवांस भी नहीं है लेकिन अच्छा खासा एक्सेप्टेबल है तेरा। तो उम्मीद था कि इतना अच्छा फीडबैक लेके कि हो जाएगा, और हो भी गया। और फिर तुम एसएसबी के लिए गए, और सबसे पहले ये बताओ कि हालांकि तुम इस बार थोड़ा बहुत अच्छा प्रिपरेशन मतलब एडिटोरियल्स पे काम करा, मतलब फिर उसके बाद में फिर तुम अपने कम्युनिकेशन पे काम करा, और उसके बाद में फिर तुमने साइक वगैरह पे भी काम करा, तुम गए वो फुल्ली प्रिपेयर्ड। अब ये बताओ कि जब स्क्रीनिंग के टाइम पे गए थे तो स्क्रीनिंग में कोई वैसा फियर था उस टाइम, इतने मतलब लास्ट टाइम भी कॉन्फ्रेंस आउट हुए, उससे पहले स्क्रीन आउट हुए, तो इस वाले अटेम्प्ट में कोई फियर फैक्टर तुम्हारे माइंड में था स्क्रीनिंग के टाइम पे? स्क्रीनिंग के टाइम पे हमेशा फियर फैक्टर रहता है, क्योंकि एक बात बताता हूँ, NDA 150 का जब हम लोग का कॉन्फ्रेंस हो रहा था ना, तो एक ब्रिगेडियर साहब आए थे कॉन्फ्रेंस को, मतलब वो थोड़ा सा एड्रेस करने। तो उन्होंने वो बोले थे कि स्क्रीनिंग ऐसा प्रोसेस है जो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, मतलब उसमें हम लोग भी थोड़ा सा डाउट में रहते हैं किसको ले किसको ना ले, थोड़ा सा लक मैटर करता है उसमें। तो हर किसी को डर लगता है, चाहे वो रिकमेंडेड कैंडिडेट में, स्क्रीनिंग में डर लगता है ये। तो हम लोग 10 थे, 10 में से हम लोग 9 स्क्रीनिंग हो गए, अच्छा खासा हम लोग स्क्रीनिंग में थे। और स्टोरी भी ना अच्छा खासा बन गया था मेरा, मतलब लग रहा था कि पिक्चर के हिसाब से स्टोरी बना, क्योंकि पिक्चर था एक लड़का है एक लड़की है, और लड़का बैग रखा हुआ है, और बैकग्राउंड कुछ कॉलेज का सिनारियो का लेके रखा है। तो मैंने अपने कॉलेज से जोड़ दिया, और जस्ट पार्ट 1 का एग्जाम दे के आया था नवंबर में, तो मैंने लगा दिया कि BSc पार्ट 1 का एग्जाम दे रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो लाइब्रेरी जा रहे हैं साथ में डिस्कशन करने के लिए दोस्तों के, कैसे करना है प्रिपरेशन अच्छे मार्क्स के लिए। तो मैंने उसे अपने रिलेट कर लिया, जो मैं नवंबर में एग्जाम दे के आया था BSc पार्ट 1 का। और नरेशन भी अच्छे खासा हो गया टाइम पे, थोड़ा सा भी नरेशन में हेजिटेशन नहीं था।
तो लग गया कि हो रहा है, ग्रुप में भी तो अच्छा तो कोऑपरेशन। जो हाँ, तो जो जो लोग नहीं जानते हैं कि पार्ट 1 ये क्या बोल रहा है, हमारे बिहार में ग्रेजुएशन में इसने बीएससी पार्ट 1 कर रखा था साइड से। मतलब देखो इस लड़के ने कितना दिमाग लगाया। पहले इसने मतलब देखा कि यार मेरे को बैकअप चाहिए। तुमने ड्रॉप नहीं लिया इस बीच में, सीधा कॉलेज के लिए गया। बीएससी फर्स्ट ईयर में था और उसके बाद में उस वक्त ये एग्जाम भी दिया कॉलेज के साथ साथ इसने मतलब काफी ज्यादा प्रेशर हैंडल भी करा उसके साथ साथ, ठीक है। और ये इसका लास्ट अटेम्प्ट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। हाँ, तो ये लास्ट अटेम्प्ट का भी प्रेशर था दिमाग पे कि यार लास्ट अटेम्प्ट है, अपना बेस्ट देना है। फिर वहां पे स्क्रीनिंग में भी इसने काफी अच्छा मतलब सब कुछ एज पर प्लान इसने एग्जीक्यूट करा। फिर सेकंड डे से साइक के बारे में बताओ। जो तुमने साइक की मतलब भैया एक भैया है रोड टू रिकमेंडेशन जिसके बारे में तुमने बताया, उनसे तुमने ये गाइडेंस ले रखा था, तो वो कितना हेल्प करा इस टाइम? एक तो उनका जो मेरा आइडिया लो लेवल का था, तो उनकी मदद से मेरा आइडिया हाई भी नहीं गया, लेकिन एवरेज चला गया जो एक्सेप्टेबल था। तो आइडिया जब मैं लिख रहा था तो अच्छे खासे आइडिया आ रहे थे। जब भी मैं पिक्चर देख रहा था तो कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जा रहा था कि इस पे जाना है, इस पे जाना है। और जो मैंने राइटिंग स्किल पे इम्प्रूवमेंट की थी, वो बहुत मैंने इम्प्रूवमेंट मतलब हेल्प किया कि मैं थोड़ा सा टाइम रहते हुए अपने स्टोरी कंप्लीट कर लेता था। जो भोपाल में गलती किया था छोड़ने का, वो यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे सारे स्टोरी कंप्लीट हुए। और यहाँ पे मैं जो लास्ट वाला स्टोरी होता है ब्लैंक स्टोरी, वो मैं पहले से ही, शशांक सर ने बोला था कि पहले से ही 3-4 कम से कम माइंड में रख के रख लियो, एक दो कोई भी लिख दियो जो अच्छा लगे सो। तो मैं 3-4 ब्लैंक स्टोरी बना के गया था पहले से ही। प्रिपरेशन था कि क्या लिखना है ब्लैंक स्टोरी। तो वो ब्लैंक स्टोरी में मैंने लिख दिया। तो वो लगभग टीएटी मेरा बहुत अच्छा गया मॉर्निंग में। तो मतलब एक मूड भी फ्रेश हो गया कि टीएटी गया। तो और जिनको नहीं मालूम, जलंधर में टीएटी के बाद ना थोड़ा सा टाइम देते हैं कि आप थोड़ा सा बाहर होके चलाओ। भोपाल में नहीं देते। भोपाल में चारों कंटिन्यू चलते हैं, बैठे बैठे वहाँ पे अलग सा हाल हो जाता है। लेकिन जालंधर में हम लोग पीएटी दिए, उसके बाद बोले कि चलो 5 मिनट के लिए किसी को वॉशरूम जाना है, पानी वानी पी के आना है तो आ जा। तो पीएटी दे के बाहर निकले तो अच्छा लगा कि हो रहा है। जो अंदर से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो लगा कि सारे स्टोरी अच्छे गए हैं, कंप्लीट भी कर दिया, अच्छा खासा वर्ड भी लिख दिया। तो मतलब एक सेटिस्फेक्शन था अंदर से। उसके बाद फिर गया तो बैठ दिया। बैठ तो अच्छा ही चला गया। एसआरटी भी मैंने लगभग 47 किए थे, जो अच्छा था, लमसम कर दिया। और एसडी तो प्रिपरेशन करके गया था पहले से, उसे उतार दिया। टाइम पे वो मिल हो गया। तो अब की बार मेरे को लगा कि साइक एक एक कोई जो होगा रिकमेंडेशन देगा वो साइक ही होगा। पहले वाले में ये रिजेक्शन का कारण था, लेकिन अभी वाले में ये रिकमेंडेशन का होगा। और वो हो सही है, गए। सही है भाई। अच्छा, ये राइटिंग वाला जो तुमने पोर्शन डिस्कस करा, तो उस पे तुमने कैसे वर्क करा? मतलब ये तुम टाइमर के साथ प्रैक्टिस करते थे घर पे, या फिर अपने मन से कोई स्टोरी बनाते थे? एग्जैक्टली करते क्या थे इस राइटिंग के लिए? पहले पहले वाले में मैं टाइम नहीं लगाता था। पहले जब मैं करता था ना, तो 3 पिक्चर लेके बैठ गया। पहले मैं आइडिया ही सोचता था कि अच्छा कोई आइडिया आ जाए, सोच, वही बहुत बड़ा बात है। बाद में राइटिंग पे काम करेंगे। तो पहले 1-2 महीने तक मैं थोड़ा सा आइडिया पे ही काम करने लगा कि थोड़ा सा आइडिया इंप्रूवमेंट हो जाए, लिखा जाए। फिर उसके बाद मैं टाइमर लगाने लगा, अगर 1 मिनट में उतने मिनट में ये करने हैं। फिर टाइमर से थोड़ा सा थोड़ा होने लगा, थोड़ा थोड़ा रुकता था। अब हमेशा नहीं हो पाता था कि टाइम पे ही हो, बहुत कभी कभी लग जाता था। क्योंकि अगर अच्छा स्टोरी, अगर कोई अच्छा आइडिया मिल जाता था ना उसमें, उसी में लग जाता था लिखने में ही, वो बड़ा सा हो जाता था। तो उसको, इस सोच को थोड़ा सा वो करना था, समराइज करना था कि अच्छा आइडिया मिल रहा है तो उसको कम वर्ड में ही लिखे। ये नहीं कि अच्छा आइडिया मिल रहा है तो ज़्यादा वर्ड में लिख दे। तो थोड़ा सा टाइमर लगा के प्रैक्टिस किया, थोड़ा सा अच्छे आइडिया पे फोकस किया, तो हो गया। राइटिंग वाला हो जाता है अधिकांश लिखने से। वो मेरा इसलिए भोपाल में हो गया था ना, क्योंकि मैं बोर्ड के बाद ज़्यादा लिखा नहीं था। बोर्ड का एग्जाम दिया था, उसका मौज में घुमा था, ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस नहीं किया था। इसलिए भोपाल में मेरा कौन सही से नहीं चल रहा था। सही है। अब उसके बाद फिर तुमने पेन भी चलाया और पेन के साथ रिकमेंडेशन भी लिया, ये भी हाँ सही है। जी। हाँ, तो उसके बाद फिर तुम्हारा इंटरव्यू कब हुआ? इंटरव्यू मेरा ये साइक दे हो गया, साइक के दिन अच्छा, हुआ। साइक हाँ के दिन हुआ, हाँ, तो कैसा रहा? अच्छा था। इंटरव्यू से भी मैं खुश था। इंटरव्यू एक अच्छा। कर्नल रैंक के थे शायद, आई थिंक। अच्छे थे, थोड़ा सा ओल्ड एज के थे। वो सबसे अच्छा मेरे को एक स्कोप दिए क्या। वो मैं जाते ही बैठा तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल उस समय भी तक थोड़ा सा डगमगा रहा था। मैंने एवरेज, बोला, एवरेज। हाँ। तो मैंने बोला कि जेंटलमैन, इन विच लैंग्वेज यू आर सपोज टू स्पीक, यू मे स्पीक। तो मेरे को ये सुन के इतनी तसल्ली हुई ना, भाई अब तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा, अब तो इंग्लिश में बोलने वाला। जब इंटरव्यूअर बोल दिया कि जेंटलमैन, इन विच लैंग्वेज यू आर सपोज टू स्पीक, यू कैन स्पीक, तो मैंने थोड़ा सा, उन्होंने
जो CIQ वाले क्वेश्चन होते हैं वो उन्होंने इंग्लिश में पूछे, तो मैंने उसका इंग्लिश में जवाब दे दिया। वो थोड़ा सा प्रिपरेशन करके गया था तो इंग्लिश में दे दिया। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा वो कॉलेज वॉलेज के लाइफ के बारे में थोड़ा सा पूछने लगे, तो मैं थोड़ा सा अटक रहा था इंग्लिश में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है जेंटलमैन, हिंदी में ही बताओ मेरे को अच्छे अच्छे से, पूरे डिटेल से तुम अपने रूटीन रूटीन। तो मैं हिंदी में ही लग गया। और मैं भाई पूरा एक उसके सेकेंड, बाद मतलब इंटरव्यू तुम्हारा हिंदी में चला या इंग्लिश में चला? और अगर हिंदी में चला तो ये तो एक मिथ ब्रेकिंग हो गया ना कि मतलब लोग बोलते हैं कि सिर्फ इंग्लिश में चलो, इंग्लिश में चलो। यहाँ तो तुम हिंदी में भी डिस्कशन कर रहा है। तो ये बता कि हिंदी में कितने देर का वो तेरा डिस्कशन चला था इंटरव्यू में? अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया हमारे लिए। इंग्लिश में क्या हुआ था, जब मैं गया था तो इंट्रोडक्शन अपना इंग्लिश में दिया। सर ने थोड़ा सा वेलकम इंग्लिश में किया और CIQ इंग्लिश में पूछे। उसके सिवा कुछ मेरा इंग्लिश में नहीं हुआ। मतलब शुरू के 10 मिनट मेरा इंग्लिश चला। उसके बाद लास्ट में थैंक यू मैं इंग्लिश में बोला। उसके बाद पूरा बीच में उसके बीच में हिंदी में ही चला था। भाई एक सेकेंड, एक बात बता, कितने देर का इंटरव्यू था तेरा? इंटरव्यू मेरा लगभग 35 से 40 मिनट का होगा, 38 मिनट के लमसम में, 35 मिनट में। भाई अगर 40 मिनट भी है तो आधे घंटा तो हिंदी बोलता रहा इंटरव्यू में। अच्छे खासे चला। सर मेरे को लगा था कि वो सर संतुष्ट थे। भाई सही है यार, मतलब इंटरव्यू अच्छे मिल गए थे लंदन में मेरे को। हाँ हाँ, ये बिल्कुल मतलब चलो, मतलब इतना तुम्हें लिबर्टी दिया गया कि भाई तुम अपने थॉट्स को कन्वे कर सको। और ये भी है कि मैं आज तक नहीं सुना था कि हिंदी में इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है। बट ये अनदर, इट इज अ मिथ ब्रेकिंग ये कि जो ये डिपेंड तुमने करता ये। है। हाँ ये इंटरव्यू हाँ। तो मुझ पे डिपेंड करता है। उन्होंने देखा मेरा PIQ, देखा कि बंदा 12 तक हिंदी में पढ़ा है, तो अब 6 महीने में कितना इंग्लिश इंप्रूव कर लेगा। उतना तो कर लिया कि इंट्रोडक्शन उनको दे दिया इंग्लिश में। तो हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग थे थोड़ा, तो समझ गए। सही है भाई, लेकिन फिर भी मतलब काफी सही है यार। बहुत, ये थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को। और अब ये बता कि जब इंटरव्यू में, सबसे पहले तो ये बता किसी चीज को लेकर उन्होंने तेरे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करा, या फिर ऐसा लगा हो कि यार ये मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तू वहां थोड़ा पैनिक करा हो, ऐसा कुछ? पैनिक तो नहीं किया, मेरे को मालूम था कि वो प्रेशर तो करने वाला, लेकिन वो बार बार ये पूछ रहे थे कि तूने BSc फिजिक्स से क्यों कर रहा था, तू और कुछ क्यों नहीं कर रहा। कॉलेज कॉलेज से तू BSc ही क्यों कर रहा फिजिक्स से। तू BA भी कर सकता था, BCA भी कर सकता था, ये भी कर सकता था। तो सच बताओ तो इसका आंसर मेरे पास भी नहीं था। मैं बस यूं ही ले लिया था। बिहार बोर्ड में तो आपको मालूम है यूं ही ले लेते हैं। मैं यूं ही ले लिया था कि चलो, मेरा एक दोस्त लिया था साथ में फिजिक्स पढ़ते हैं, मैंने ले लिया था कि उस समय तक उतना विजनरी अप्रोच नहीं था चुनने के समय कि हाँ आगे क्या करना है, उसके हिसाब से बस ले लिया था किसी हमारे लिए कोर्स ही बहुत 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 बड़ा है। सजेस्ट भैया लोग ने बोला। ये सुनने में अच्छा लग रहा है, हाईली रेपुटेड। इस लेट्स एनरोल इन इट। सही है भाई, चल चल आगे बोल। उसमें बस भैया लोग ने सजेस्ट किया था कि अच्छा डिग्री होता है कर ले, तो मैंने भी कर लिया था कुछ, क्योंकि उस समय तक मैं उतना विजनरी अप्रोच नहीं था, 12th पास किया था तो अब उनको क्या सेटिस्फाई हो, तो मेरे को लगा कि वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा लगा कि वो थोड़ा सा मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा लैकिंग पॉइंट था मेरे को लगा इंटरव्यू में, कि वो अनसेटिस्फाइड थे मेरे आंसर से। बाकी सब तो चल, ठीक चला, बहुत अच्छा। हाँ मैं समझ गया भाई, बहुत अच्छा गया तेरा इंटरव्यू, बहुत मतलब सबसे अलग गया होगा भाई, मैं समझ गया। क्योंकि तू बहुत कंफर्टेबल रिलैक्स होगा जिस टाइम पे उन्होंने ये बोला कि जेंटलमैन यू कैन स्पीक इन वट एवर लैंग्वेज यू कैन। सो लाइक कि अब जीटीओ की बात करते हैं। जीटीओ, ये बताना कि वहाँ पे मतलब तुमने रस्सा रस्सा बल्ली फट्टा ये सब के लिए तुमने कैसे मतलब प्रिपेयर करा खुद को? ये तो ऑनलाइन नहीं हो सकता। नहीं, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता। यहाँ पे आपा का काम है ना, यहाँ पे आपा से मैं किया था ना, नोट कैसे बांधते हैं, कहाँ कहाँ पे फलक्रम है, कहाँ पे बैकअप वाला है, कैसे प्लान डालते हैं। यहाँ पे आपा का बहुत रोल है, क्योंकि वो उन्होंने पहले ही बता दिया था ना, टाइम से पर्सनली गाइड करते हैं। तो वहाँ पे मतलब GTO के खासतौर पे PGT में, ये सब में आपा का रोल अच्छा खासा था इम्प्रूव करने। बाकी GTO में भी मैंने ब्लंडर किया था हल्का सा, जी वो मैं किया था उसमें, GPE में हल्का सा ब्लंडर नहीं था वो, तो मेरे दोस्त बोल रहे थे कि तू रिकमेंड कैसे हो गया, तूने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। मेरे को लगा कि हल्का सा ब्लंडर, जैसे GP का जो चौथा प्रॉब्लम था ना, तो नरेशन पढ़ने के लिए सब दिए थे, तो उसमें जो चौथा प्रॉब्लम था उसमें था कि एलिफेंट के ऑनर का पैर टूटा है, एलिफेंट के ऊपर से गिरा तो, और मैंने एलिफेंट का पैर तोड़ दिया। ऑनर मैंने मिस कर दिया था, मैंने ऑनर मिस कर दिया था। और मैंने ग्रुप में अच्छा सा हो रहा था, तो ग्रुप में मैंने सोचा कि बोलते हैं, तो मैंने ग्रुप में वेटरनरी डॉक्टर बुला दिया।
एनिमल के डॉक्टर। तो मेरे बगल में था एक मेरा दोस्त मिश्रा, तो वो सब बोल रहा कि वेटरनरी डॉक्टर की क्यों ज़रूरत है? तो मैं बोला कि एलिफेंट का पैर टूटा है ना, वो बोले कि एलिफेंट के ऑनर का पैर टूटा है। तो मेरे को लगा कि चलो भाई मैंने तो ब्लंडर कर दिया। तो मेरे को वो जब डिस्कशन हो रहा था तभी मालूम चल गया कि मैं गलत हूँ, तो मैं अपने पॉइंट से पीछे आ गया। ये अच्छी बात होती है कि अगर आपको मालूम चला कि आप गलत हो तो आप पीछे आ जाए, फिर जो पॉइंट सही है उसको सपोर्ट करो, उसको इलेबोरेट करो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब ऑनर का ही पैर टूटा है तो उसको हॉस्पिटल में भी ले जाना होगा। तो वो जहाँ ले जा रहे थे उसी में मैंने भी सपोर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने तो गलत कर दिया था। तो ये अच्छी बात होती है, अगर ऐसे आप अपना जो गलती कर रहे हैं उसे स्वीकार कर रहे हैं। एक्सेप्ट, बिल्कुल एक्सेप्टेंस इज द की। सो मतलब ये भी है ना कि लोग वहाँ तुम्हें एक गलत एक्टिविटी पे तुम्हें जज नहीं कर रहे, ठीक है। ये एक सबसे अच्छी चीज तुमने बोला, और ये भी अच्छा चीज बोला तुमने कि वी शुड एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स वॉट एवर वी डिड। सो इट वॉज फैंटास्टिक। लाइक हाँ, ये कॉन्फ्रेंस में कुछ बता, सवाल जवाब कैसा रहा तेरा? कॉन्फ्रेंस मेरा ज़्यादा नहीं चला था, लगभग 2 मिनट, 2 या 2.5 मिनट के लमसम चला था। जब मैं एंटर किया तो उन्होंने थोड़ा सा कंफर्ट किया। उसके बाद उन्होंने एक ही सवाल पूछे, प्रेसिडेंट साहब जो थे, सरदार जी थे प्रेसिडेंट बोर्ड के। तो उन्होंने पूछा कि टेल मी 3 थिंग्स दैट यू गॉट टू नो अबाउट योर सेल्फ हेयर ओनली। मतलब तुम 3 ऐसी चीज़ बताओ जो तुम केवल यहाँ जाने हो, तुमको इससे पहले मालूम नहीं था। तो मैं 2 ही बता पाया था। एक तो बताया था कि आई एम मोर जॉली नेचर देन आई डू थिंक। मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा कमेडियन हूँ, क्योंकि जब हम लोग रात को बैठते थे अपने पूरे रूम में तो रात तक डिस्कशन और हंसी मजाक चलता था। अच्छा खासा उनसे मेरा अच्छा खासा रोल होता था। तो मैंने बोल दिया कि आई एम मोर जॉली नेचर देन आई डू थिंक। और दूसरे पे मैंने बोला कि एक तो वहाँ पे ठंडी बहुत थी जलंधर पे जब हम लोग गए थे, तो 4 दिन में से हमने 2 ही दिन वहाँ पे बात ली थी। तो बोला कि ठीक है, थोड़ा सा ट्रू आंसर लगा उन लोगों पे, क्योंकि सबने किसी ने उतना ज़्यादा बात नहीं किया था। जलंधर में बहुत ठंड थी, अच्छी खासी ठंड पड़ रही थी जलंधर में। तो 2 ही बार मैं बात किया था, एक इंटरव्यू के समय और एक जीटीओ का पहले दिन आया था तब। दोनों सेटिस्फाई हो गए। और तीसरे बोले तो मैंने बोला कि सर थॉट आई नॉट गेटिंग इट राइट नाउ, आई विल टेल यू लेटर। तो सेटिस्फाई हो गए, लमसम लगा कि सेटिस्फाई हो गए। इसके बाद वही 3 क्वेश्चन, हाउस फूड, हाउस स्टे, एनी सजेशन, नो सर। ठीक है, जेंटलमैन निकल गई। तो 2 मिनट का लमसम वो कॉन्फ्रेंस चला। तो कॉन्फ्रेंस में ऐसा लगा कि मतलब 50-50% चांस है। कॉन्फ्रेंस के बाद अच्छा खासा हुआ, फिर रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके जस्ट बाद। कॉन्फ्रेंस चला था एक बंदा का मेरे से पहले, अच्छा खासा चला था, लगभग 20-22 मिनट चला था उसका कॉन्फ्रेंस। वो बॉर्डर सिनेरियो था, लेकिन एट लास्ट वो रिकमेंड नहीं होगा, कोई गलती कर दिया होगा उसने। चलो कोई नहीं, फाइनली यू गॉट रिकमेंडेड हियर। काफी सारे अप एंड डाउन देखे तुमने, मतलब स्क्रीन आउट भी देखा, कॉन्फ्रेंस आउट भी देखा, रिटन फेलियर भी देखा, और फाइनली यू गॉट रिकमेंडेड, है ना? मुझे तो लग तो रहा था कि ये मैं मेडिकल हाँ, फेलियर भी देख लूँ, 4 TR मिले थे। वो तो अच्छा हनुमान जी की कृपा से निकल गया मेडिकल भी। अच्छा। तो मतलब अब यू आर फाइनली फिट वो टू तो ज्वाइन द है। एकेडमी। हाँ। मतलब जब जब तू एकेडमी में होगा ना, तब हमारे तरफ से ये वीडियो रिलीज होगा हमारे चैनल पे, ठीक है? So thank you, Ankit, for giving us your precious time, and it was nice talking to you. And I think the way you conveyed your points, and especially that point when you mentioned that your whole interview was in Hindi, and it was like only the intro part was in English. That was the amazing part of this interactive session, because मैं आज तक मतलब सुना सुना था कि हाँ हिंदी में हो सकता है, but you have to switch as soon as possible in your English language. सो इट वाज लाइक दैट, है ना? तो मतलब काफी ज्यादा अप एंड डाउन तुमने देखे। तो इसी के साथ पहले जो लास्ट मैसेज है एस्पिरेंट्स को तुम्हारे तरफ से, कि तुम उन लोगों को क्या बताना चाहोगे कि भाई देखो ऐसा है कि ये एक पूरी तरह से ये हमारे लिए तो एक जर्नी ही है, मतलब लंबी जर्नी है ये, लेकिन इसको हम लोग अल्टीमेटली एक एंड नहीं मान सकते, इसके बाद भी आगे की लाइफ है, वो तुम बताओ। वो क्या है कि मेरा भी जर्नी कुछ 2 साल का रहा है पूरा इस जर्नी का। अगर मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास चांस है तो वो छोड़े नहीं। अगर आप चाहे कितने भी फेलियर हो, चाहे रिटर्न आउट हो रहे हो बार बार, स्किन आउट हो रहे हो बार बार, कन्फ्यूज हो रहे हो, अगर आपके पास एनडीए का चांस है एनडीए दे, एनडीए चांस नहीं है सीडीएस दे, सीडीएस का चांस नहीं है आप देते देते रहे, कभी ना कभी तो होगा ही। भगवान भी थक जाएंगे कि अब ले ही लेते हैं इसको, बोर्ड वाला भी थक जाएगा, बहुत बार आ गया अब इसे ले ही लेते हैं। वो वाला एटीट्यूड रखिए, मेरा तो हो ही जाएगा, कभी आज नहीं कल ही हो जाएगा। शशांक सर ही बोले थे कि
कि कोई भी बंदा का रिकमेंडेशन इस पे नहीं रुकता कि ये छोड़ रहा है, वो रिकमेंडेशन तब रुक जाती है जब वो अटेम्प्ट, वो प्रैक्टिस करना छोड़ देता है, अटेम्प्ट ही नहीं देता। तुम देते रहो, फेलियर तो आना नहीं आना वो किस्मत पे और थोड़ा सा मेहनत पे, बाकी तुम देते रहो। चाहे रिटन आउट हो गए, वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, स्क्रीन आउट हो गए, बार बार अटेम्प्ट है, देते रहो, लगे रहो बस किसी लगे रहो, सही है। तो थैंक यू अंकित, नाउ इट्स टाइम टू एंड द सेशन। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इट्स माई प्लेजर टू कम। आपको तो बहुत पहले से आता था, बात करके भी अच्छा लगा आपसे शेयर करके।